सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ड्रैगन टाइगर पैलेस पर जू और ली फैमिली के यंग मास्टर ने अटैक कर दिया था, पर जू यांग ने उन दोनों को पीटा और ऑक्शन में उन दोनों को नीलाम कर दिया। जू यांग की पावर देखकर सभी डर गए थे और उसने जियाफू की पावर को काफी बढ़ाया, जिससे जियाफू ने डार्क सोल क्लैन के शिप को नष्ट कर दिया। जू यांग के रिफाइनमेंट की वजह से ऑक्शन में उन्हें काफी प्रॉफिट हो रहा था। मान यिंग भी जू यांग के साथ हो गई थी। फिर अब हम देखते हैं कि मानिंग ने अपने एक गुप्त नेटवर्क के थ्रू वो इंफॉर्मेशन निकाल रही होती है। वो सभी 9 रियल्म की अपनी ब्रांच में कांटेक्ट करती है, पर उसे पता नहीं चलता कि डार्क सोल अलायंस पर किसने अटैक किया, जिससे वो काफी परेशान होती है। उसका भाई बोलता है कि उस व्यक्ति जिसने पूरे डार्क सोल प्लेनेट को नष्ट किया, उसकी पृष्ठभूमि वाकई काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। वहीं हम जू यांग को देखते हैं जो आराम कर रहा होता है। तब मानिंग उसके पास जाती है और कहती है कि एंसेस्टर में उस व्यक्ति के बारे में कुछ पता नहीं चला जिसने डार्क सोल अलायंस को नष्ट किया। जू यांग बोलता है कि तुम आखिर उसे क्यों ढूंढ रही हो। मानी हैरान हुई कहती है कि मुझे लगा कि आप उससे लड़ना चाहते होंगे। जू यांग कहता है कि वो व्यक्ति तो मुझसे लड़ने के योग्य भी नहीं है। मानिंग सोचती है कि एंसेस्टर काफी धैर्य रखते हैं और एक शिकारी की तरह प्रतीक्षा करना वाकई एक बुद्धिमानी है। इससे वो जू यांग से काफी इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि एंसेस्टर, क्या आपके पास मेरे लिए कोई और निर्देश है। जू यांग बोलता है कि मुझे कहानियां सुनाना काफी पसंद है, इसीलिए मुझे इस 9 रियल्म की स्टोरी बताओ। मार्निंग उसे इस रियल्म की कहानी सुनाने लगी। वहीं अब हम स्टेरी स्काई में चाओ फेंग को देखते हैं जो इस जगह पर जू यांग का इंतजार कर रही होती है। वो काफी दिनों से इंतजार कर रही थी, पर जू यांग वहाँ नहीं आया, जिससे वो काफी गुस्सा थी। वहीं मार्निंग को भी इस रियल्म की स्टोरी सुनाते सुनाते रात हो गई थी। जू यांग उससे फर्स्ट रियल्म के बारे में पूछता है। वो बताती है कि फर्स्ट रियल्म के बारे में कोई कुछ नहीं जानता और वो 9th रियल्म में है। वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा दूर है और अभी हम जिस जगह पर मौजूद है वो नोवे क्षेत्र के बाहरी इलाके में मौजूद है। इस वजह से लोग कभी भी 8वें रियल्म में नहीं गए हैं। लेकिन मैंने सुना कि संपूर्ण ब्रह्मांड में पहला क्षेत्र एक परिलोक की तरह था। वहाँ अनंत संसाधन थे और वहाँ हर कोई गॉड की तरह जी सकता था, मानो जैसे वो कोई स्वर्ग हो, और उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं था। मानिंग काफी थक गई थी, पर जू यांग उसे अपनी कहानी सुनाना जारी रखने को बोलता है। वहीं चाओ फेंग को काफी सारे दिन उस जगह पर बैठे हुए हो गए थे। तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे वो बुफान वहाँ जाता है, क्योंकि वो जू यांग को स्टार डिस्क देने के लिए ढूंढ रहा होता है, पर वो नहीं जानता कि जू यांग वहाँ मौजूद है। तभी चाओ फेंग अपनी डार्क फिनिक्स को एक्टिवेट कर लेती है, जिसके ओरा को देखकर वो बुफान ने भी अपनी शॉर्ट पावर से उस ओरा को खत्म कर दिया। वो चाओ फेंग को देखकर हैरान हुआ और उसे बिग सिस्टर कहकर बुलाता है, क्योंकि वो भी पहले तियानलिन सेक्ट की मेंबर हुआ करती थी। चाओ फेंग उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बुफान कहता है कि हमारी पिछली मुलाकात को काफी लंबा समय बीत गया, आप अब कैसी हो। चाओ फेंग कहती है कि मैं ठीक हूँ या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तो पूछता है कि क्या आप अभी भी मुझसे नाराज हो। चाओ फेंग गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन नहीं हूँ, क्योंकि जू टोंगटिंग ने मुझे तियानलिंग सेक्ट से निष्कासित कर दिया था, इसीलिए अब तियानलिंग सेक्ट की हर एक चीज से मेरा कोई लेना देना नहीं। और वो बुफान पर अटैक करने आती है। उन दोनों के बीच फाइट होना स्टार्ट होने लग जाती है। वो बुफान कहता है कि मैं अभी भी आपको सिस्टर मानता हूँ, आप जब चाहे मेरे साथ वापस तियानलिंग सेक्ट चल सकती हो। इससे वो हैरान होती है। वो बुफान बताता है कि अब तियानलिंग सेक्ट पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है, अब हम सभी एक फैमिली की तरह रहते हैं, इसीलिए आपको मेरे साथ चलकर इसे देखना चाहिए। चाओ फेंग को विचार आता है कि वो तियानलिंग सेक्ट को नष्ट कर सकती है, इसीलिए वो कहती है कि चलो तुम मुझे वहाँ लेकर चलो। वो बुफान काफी खुश हो जाता है और कहता है कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारी चीजें घटित हुई है और अब वो उस स्टार डिस्क को बाहर निकाल लेता है जिसमें तियानलिंग सेक्ट की लोकेशन सेव कर रखी थी। चाओ फेंग कहती है कि जल्दी से मुझे तियानलिन रियल्म में ले चलो। वो बुफान कहता है कि आप कैसे जानती हो कि हमने तियानलिन रियल्म की स्थापना की है। चाओ फेंग कहती है कि बस इतना ही नहीं, मैं ये भी जानती हूँ कि तियानलिन की अभी करंट रूलर कौन है। वो बुफान परेशान हो जाता है और कहता है कि आप आखिर तियानलिन के बारे में जानकारियाँ क्यों इकट्ठा कर रही हो, और वो समझ जाता है कि जरूर वो तियानलिन को नष्ट करना चाहती है। पर चाओ फेंग अपनी वैक्यूम पाम पावर से उसकी स्टार डिस्क को अपने पास ले लेती है और अपनी फिनिक्स पर
पर बैठकर जाने लगती है। वो बुफान उस पर अटैक करने लगता है पर चाओ फेंग आसानी से उसके अटैक को रोक देती है। वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं आपको तियानलिंग सेक्ट को नष्ट करने नहीं दूंगी, और वो अपने 1000 स्वॉर्ड मूव से उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी फिनिक्स को नष्ट कर देता है। वो चाओ फेंग पर भी अटैक करता है पर वो उसके अटैक को उसके ऊपर ही छोड़ देती है और कहती है कि तुम किसी को भी अब नहीं बचा सकते और ना ही मुझे रोक सकते हो, और वो अपने प्रिजन के अंदर उसे कैद कर देती है। वो बुफान बाहर निकलने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। वो बुफान कहता है कि तुम आखिर तियानलिंग सेक्ट को क्यों नष्ट करना चाहती हो। वो बताती है कि मैंने जुयांग का इंतजार किया पर उसने मेरे साथ फाइट को अनसुना कर दिया, इसीलिए अब मैं उस तियानलिंग सेक्ट को ही मिटाना चाहती हूँ, और वो वहाँ से निकल जाती है। वहीं हम ऑक्शन हाउस का सीन देखते हैं जहाँ मा निंग अभी भी जुयांग को इस रियल्म के बारे में कहानियां सुना रही होती है। मा निंग काफी थक गई थी पर जुयांग उसे आगे और कहानी सुनाने को कहता है। मा निंग बोलती है कि मैंने 10,000 सालों पुरानी सभी कहानियां जो मैं जानती थी आपको बता दिया, क्या अब ब्रह्मांड के जन्म के बारे में बात करना चाहते हो। जुयांग कहता है कि अगर तुम मुझे ब्रह्मांड के जन्म की कहानियां सुना सकती हो तो सुनाओ। वो बताती है कि आज से करोड़ों सालों पहले एक आपदा आई थी जिससे दुनिया के सभी 9 रियल्म को भारी नुकसान हुआ, पर उस अतीत को दर्ज करने वाली सभी पुस्तकें नष्ट हो गई, इसीलिए मैं भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में ज्यादा नहीं जानती। जुयांग पूछता है कि तुम किस आपदा की बात कर रही थी। मा निंग कहती है कि मैं भी उस आपदा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, पर मैंने आपदा की उत्पत्ति के बारे में कुछ कहानियां सुनी है कि यह आपदा एक सेक्ट की वजह से आई थी और उस सेक्ट का नाम तियानलिंग सेक्ट था। जुयांग अपने सेक्ट का नाम सुनकर हैरान रह गया। मा निंग कहती है कि यह सब अफवाहें हैं, उस समय एक ही नाम के अनेक सेक्ट हुआ करते थे, इसीलिए ना जाने ये तियानलिंग सेक्ट कौन सा सेक्ट होगा, पर आपदा से जुड़े सभी लोग मर चुके हैं। वहीं हम तियानलिंग सेक्ट का सीन देखते हैं जहां चाओ फेंग एंट्रेंस पर पहुंच चुकी थी। चाओ फेंग कहती है कि यह सेक्ट बहुत ही घटिया है, इसीलिए इसे पूरी तरीके से नष्ट कर देना ही बेहतर होगा, और वो गुस्से में अंदर जाने लगती है। पर तभी वहां पर एक पेटिशनर आकर गिरता है जो तियानलिंग सेक्ट में शामिल होना चाहता था, पर उसके गद्दार होने की वजह से जो जियाओ ने उसे बाहर फेंक दिया। वो कहता है कि मैं कभी भी तियानलिंग सेक्ट में उन लोगों को शामिल नहीं करूंगा जिनके विचार अशुद्ध हो। वो आदमी चाओ फेंग से मदद मांगने लगता है पर उसे एक लात मारकर खत्म कर देती है। उसकी पावर देखकर जो जियाओ हैरान रह जाता है और कहता है कि ये काफी तेज है और काफी सटीक पावर पर कंट्रोल है, इसीलिए निश्चित रूप से ये एक टैलेंटेड एल्केमिस्ट होगी। और वो उसके पास आकर कहता है कि क्या आप तियानलिंग सेक्ट में शामिल होने के लिए आई हो और क्या आप हमारे एल्केमी स्किल को सीखना चाहती हो। पर वो मना कर देती है और उसे अपनी पावर को एक्टिवेट करके मारने लगती है। पर तभी वहाँ लियू मिंग और लियू किंग आ जाते हैं जो उसे कहते हैं कि आपको हमारे एल्केमी डिपार्टमेंट में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि एक एल्केमिस्ट न केवल बीमारियों का इलाज कर सकता है बल्कि जान भी बचा सकता है, साथ ही आप इससे खेल भी सकते हैं। लियू मिंग अपने पिल को फेंक कर उससे मैजिकल बिस्ट को क्रिएट कर लेता है जो चाओ मिंग के साथ खेल रहे थे। अब वो दोनों उसे अपने साथ अंदर लेकर जाने लगते हैं और बोलते हैं कि आपको हमारे साथ रहकर काफी मजा आएगा। चाओ फेंग सोचती है कि मैं बच्चों के सामने हत्या नहीं कर सकती, ये उपयुक्त नहीं होगा। अब वो उसे लेकर हॉल में आ जाते हैं जहाँ सुनियांग ने वुल्फ कबीले की सारी संपत्ति को जब्त कर लिया था। इससे चाओ मेंग को गुस्सा आता है पर सुनियांग उन क्रिस्टल के एक हिस्से को उन लोगों को दे रही थी जिन पर उन वुल्फ कबीले के लोगों ने अटैक किए थे। साथ ही वो कहती है कि हमारे तियानलिंग सेक्ट के होते हुए अब कोई भी आप पर अन्याय नहीं कर सकता। सुनियांग चाओ फेंग को देखकर हैरान थी तो लियू मिंग और लियू किंग बताते हैं कि हमारे तियानलिंग सेक्ट की नई डिसिपल है। लो जियान भी अब वहाँ जाता है, उसे चाओ फेंग में कुछ गड़बड़ लग रही थी इसीलिए वो उसके पास आ जाता है और कहता है कि आपने आखिर ये स्किल कहाँ से सीखी। चाओ फेंग बोलती है कि तुम ये सब जानने के योग्य नहीं हो। तो लो जियान वहाँ से बाहर आ जाता है और वो डोंग मई को बताता है कि मुझे इस लड़की की अंदर की ताकत से बहुत ही परिचित एहसास हो रहा है, इसीलिए मुझे इसके बैकग्राउंड की जांच करनी होगी, और वहाँ से चला जाता है। डोंग मई बोलता है कि एंसेस्टर अब यहाँ नहीं है इसीलिए हमें सतर्क रहना होगा। लियू मिंग और लियू किंग अब एक फर्नेस के अंदर पिल को रिफाइन करने लग जाते हैं पर उनका तरीका काफी अलग था जिससे चाओ फेंग काफी हैरान थी। लियू किंग कहती है कि हमारे मास्टर काफी ज्यादा अमेजिंग है, वो बस एक चुटकी में ही किसी भी पिल को रिफाइन कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो अभी यहाँ पर नहीं है और यात्रा पर गए हैं, इसीलिए आप उन्हें देख नहीं सकते। चाओ फेंग एक फायर
फ्रूट को उस फर्नेस में डाल देती है जिससे वहाँ आग लग जाती है। पर तभी किंग यू आकर उस आग को बुझा देती है और वो चाओ फेंग को देखकर खुश होती है और कहती है कि तुम जरूर नई डिसिबल होगी। चाओ फेंग उससे पूछती है कि तुम हो कौन। किंग यू कहती है कि मैं इस तियानलिन सेक्ट की डिसिबल हूँ, इसीलिए आपको मेरे साथ चलकर खाना चाहिए। आज मैंने सभी के लिए बहुत ही टेस्टी खाना पकाया है। चाओ फेंग हैरान होती है कि लीडर होने के बावजूद भी खाना पका रही है, पर उसे पता नहीं था कि किंगी कितना बुरा खाना बनाती है, इसीलिए उसके साथ खाने के लिए चली जाती है। अब बाकी सभी भी खाने के लिए आ चुके थे, पर कोई भी खा नहीं रहा होता और सब सिर्फ बातें कर रहे थे क्योंकि वो उस खाने के स्वाद से पहले ही वाकिफ थे। चाओ फेंग सोचती है कि मैं इन लोगों को धीरे धीरे से मारूंगी जिससे मुझे काफी मजा आएगा, और वो खाने को टेस्ट करती है जो उसे काफी बुरा लगता है, पर वो कुछ कह नहीं पाती। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।